नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर जानकार और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की क्या कुछ राय है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा के उस मुद्दे की जो कहीं ज्यादा प्रभावी इस बार नजर आ रहा है। बात आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया जाता है तो हर गुजरात के परिवार को औसतन 30,000 रुपए महीने का फायदा होगा। कैसे ये 30,000 रुपए का फायदा होगा, इसको लेकर तमाम दलीलें भी दी जा रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि हर मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट करे। लेकिन आम आदमी पार्टी के इसी वादे के साथ सवाल खड़ा हो रहा है मुफ्त वाली पॉलिटिक्स को लेकर, सवाल है फ्रीवीज को लेकर, और सवाल ये कि क्या इस देश में फ्रीवीज पर पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो क्या पहली बार हो रही है? अगर पहली बार नहीं हो रही है तो विपक्ष इतने सवाल खड़े क्यों कर रहा है? चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस मुद्दे पर जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ गुजरात से, अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर साहब जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश सोनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजेश सोनी साहब, सबसे पहले आपसे, कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, राजेश जी का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु ठक्कर जी, ये फ्रीबीज के आधार पर ही गुजरात में जमीन तलाशने की कोशिश क्यों? हिमांशु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरीश झाला साहब, ये फ्रीवीज पॉलिटिक्स कुछ एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है क्या 2022 के चुनाव में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि लोग को मुफ्त में सब कुछ चाहिए। अगर आप उनको ये कह दो कि आपको छत से लेकर लग्जरी कार तक मुफ्त में मिलेगी तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से हम एग्जांपल लेते हैं, ना कि आम आदमी से। आप देख लीजिए कि बड़ी सी बड़ी कंपनी वहां इन्वेस्टमेंट लगाती है जहां उसको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है। एक वक्त था गुजरात में फार्मा इंडस्ट्री जो थी उसका कंट्रीब्यूशन पूरे इंडिया के फार्मा सेक्टर का करीबन 80 से 90% था। जब हिमाचल प्रदेश ने फार्मा सेक्टर को इनवाइट करने के लिए सब्सिडीज और इंसेंटिव्स अनाउंस किए तो बहुत सारी कंपनीज ने अपना एक्सपेंशन हिमाचल प्रदेश में किया। ये एक छोटा एग्जांपल है। मैं नैनो के बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन नैनो पश्चिम बंगाल से सिर्फ क्या इसलिए वहां से गुजरात आई थी कि वहां के लोग या वहां की सरकार नहीं चाहती थी? गुजरात सरकार ने कितना दिया उसको यहाँ ये प्लांट लगाने में। और ये बात अलग है कि आज वहां नैनो उत्पादित नहीं होती है। अब आते हैं छोटे आम आदमी के बारे में बात करते हैं। आम आदमी को अगर आप ये कहोगे कि आपका घरेलू जो बजट है महीने का, वो अगर 10,000 रुपया बिजली के पीछे जाता है या 2,000 बिजली के पीछे जाता है तो वो 2,000 आपका बच रहा है, आपको मुफ्त में बिजली दे रहे, तो क्यों कोई इनकार करेगा? सवाल ये नहीं है कि फ्री नहीं देना चाहिए, सवाल ये है कि राजकीय पक्ष जब ये वादा करते हैं कि हम ये फ्री में दे रहे तो उनकी जिम्मेवारी ये बनती है कि ये जो खर्चा राज्य की तिजोरी पे होने वाला है वो आर्थिक व्यवस्था कहां से वो करने वाले हैं? क्या वो एक्स्ट्रा कोई टैक्स लाने वाले हैं या मौजूदा जो फंड एलोकेशन है उसमें से कहीं डाइवर्ट होने वाले हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम 600 यूनिट, 2 महीने का बिल आता है हमारे यहाँ, 600 यूनिट हम फ्री देंगे। मैंने जो सुना है आम आदमी पार्टी से, करीबन 6,000 करोड़ का सीधा गुजरात के बजट पे असर होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी को ये हमें बताना होगा कि ये 6,000 करोड़ का जो खर्चा आने वाला है वो बजट में कैसे एलोकेट करेगा? क्या वो कोई नया टैक्स लाएगा या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या ऐसा कुछ करने वाले? क्या बात है? सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु ठक्कर, मैं उम्मीद करता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। हिमांशु ठक्कर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी। जो सवाल सीनियर जर्नलिस्ट हरीश झाला साहब पूछ रहे हैं वो ये कि जो आप वादे कर रहे हैं चुनाव में वोट पाने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए बजटरी एलोकेशन कैसे होगा? पैसा कहां से लाएंगे? लगता है हिमांशु जी से बात नहीं हो पा रही है। अवधेश सर, इसमें दिक्कत है क्या कुछ? क्या ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि किसी सूबे में
या केंद्र के लोकसभा चुनाव में फ्रीबीज की बात हो रही हो। दक्षिण की तो पूरी राजनीति जानी जाती है सर, इसमें राजनीति है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर मुफ्त की घोषणा पहली बार ही देखने में आई है। और वो चाहे दिल्ली में आई हो, पंजाब में आई हो। दक्षिण में एनटी रामाराव ने पहले मुफ्त चावल की घोषणा की थी और वहां से इसकी शुरुआत हुई। तमिलनाडु में हमने मुफ्त कलर टीवी और सारा कुछ देखा है। लेकिन एक साथ इतनी घोषणाएं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, गैस का रेट आधा कर देंगे, मुफ्त इतनी बिजली देंगे, तो ये इतनी ज्यादा घोषणाएं तो इसके पहले हमने भी नहीं देखी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यही घोषणा लगभग मोटा मोटी गोवा में भी किया था, उत्तराखंड में भी किया था, लेकिन वहां उसे सफलता नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश में मोटा मोटी यही घोषणा है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी उसके कंपटीशन में आ गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा देखेंगे मुफ्त वाली, तो मोटा मोटी समान है, थोड़े बहुत अंतर है। तो ये इस प्रकार से जो अभी गुजरात के हमारे वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे थे, हम लोग भी यही उठा रहे हैं कि देखिए, कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत घोषणा करना कि जनता के कल्याण के लिए हम ये खर्च करेंगे, ये देंगे, वो समझ में आती है। वो एक विचारधारा है वेलफेयरिज्म का, कल्याणवाद का। लेकिन ऐसे घोषणा कर देना जिसमें कल्याण का नहीं है, जिसको मुफ्त रेवड़ी इसी को कहा जाता है, ये डरावना है। क्योंकि केजरीवाल जी ने जो पंजाब में किया है, आपको उसका उदाहरण है पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सर। सिचुएशन लेकिन क्या है। अवधेश सर, आपने तो सर लगातार देश की पॉलिटिक्स को देखा है, कवर किया है, लिखा है। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में कहती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो क्या गुजरात पहला सूबा है जहां पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है? लगभग हर राज्य में बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था शुरू कर दी है, लगभग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने। सर, इसमें नया क्या है? नहीं, इसमें भी ऐसा है कि बेरोजगारी भत्ता जरूर शुरू हुई है, हर जगह तो नहीं हुई है, लेकिन कई राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी। लेकिन बेरोजगारी भत्ते को अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक तरीका होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, किसको देंगे, किसको आप बेरोजगार मानते हैं? क्या जो बीए में पास करते हैं वो सारे बेरोजगार माने जाएंगे, या स्किल्ड लोग बेरोजगार माने जाएंगे? तो आप अंध घोषणा करेंगे ना, इससे तो ये खतरनाक है। ठीक है। 3000 बेरोजगारी। ये तो देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से वो उस प्लान को जमीन पर उतारेंगे। जो दोनों प्रवक्ता हैं उनसे अभी संपर्क शायद हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हरीश झाला साहब, बेरोजगारी भत्ता, बिजली माफ, किसानों का कर्ज माफ, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है देश की राजनीति में। 2008 में केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है, 2009 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है। पहली बार नहीं हो रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी से इतने सवाल क्यों? साहब, सवाल हम नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। हम ये कह रहे हैं कि एक राजकीय पक्ष का ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने संकल्प पत्र हो या मैनिफेस्टो हो या गारंटी कार्ड हो, वो जो भी वादा कर दे उसका हिसाब पहले से दे। तकलीफ ये होती है सर कि हमारे यहाँ अभी गुजरात में जो डेप्ट है वो 2,70,000 करोड़ हो चुका है। अब गुजरात क्या इससे ज्यादा डेप्ट सहन कर पाएगा? हम गुजराती क्या इतना इससे ज्यादा बर्डन ले पाएंगे? ये सवाल आ रहा है। गुजरात पंजाब नहीं बनना चाहता है, गुजरात बिहार नहीं बनना चाहता है। सर, जो आप कह रहे हैं वो व्यवहारिक बात है। हरीश झाला साहब, जो आप कह रहे हैं वो आदर्श बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप याद कीजिए सर, इस देश के कौन से रेल मंत्री ने पहले ये बताया कि मैं पहले पैसा कहां से लाऊंगा? रेल मंत्री तो रेल बजट में भाषण ही देते थे और ऐलान करते थे कि 150 नई ट्रेन हम चला देंगे, हम पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना 20 नई ट्रेन चला रहे हैं। पैसा आएगा नहीं आएगा, वो ट्रेन चलेगी नहीं चलेगी, ये तो बात की बात होती थी। जो आप कह रहे हैं वो आदर्श बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में शायद वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। सर, आपकी बात सही है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं से तो इसी की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने जो ये सवाल किया उससे मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। केशु भाई ने भी ऐसा ही एक वादा किया था, और जब पत्रकार ने उनको पूछा कि आप कहां से पैसे लाएंगे, तो उन्होंने बोला था आपके फादर के स्टेबल से हम पैसे ले आएंगे। तो बेसिकली ऐसे जवाब बाद में मिले, इससे अच्छा है कि पहले वो आयोजन, सिर्फ मैनिफेस्टो कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि 5 साल हम ये करेंगे, तो 5 साल में जो आप करेंगे उसके पैसे का आयोजन भी तो आप बताइए। बिल्कुल, हम सिर्फ उसका आयोजन, मैं उम्मीद करता हूं कि हिमांशु ठक्कर साहब हमारी आवाज को सुन पाएंगे और वो रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश सोनी साहब। राजेश जी, आवाज आ रही है आप तक? राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप बताइए। जी राजेश जी, आम आदमी पार्टी के जो तमाम वादे हैं मुफ्त वाले, इसने क्या कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें इतनी बढ़ा दी हैं कि अब तीसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी, इसकी भी चर्चा की जा रही है? नहीं, ये चर्चा कहाँ हो रही है, ये आप केवल कर रहे हैं तीसरे नंबर पर। जिस पार्टी का गुजरात के अंदर अभी चुनाव में 2% वोट था, उसका एक भी एमएलए यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे नंबर पे कहां से आएगी? आप ये चर्चा कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे लोग और यहाँ के जो प्रजा है वो तो कांग्रेस को हमेशा पहले नंबर या दूसरे नंबर की पार्टी समझती आई है। दिल्ली में शीला दीक्षित का सियासी दबदबा होता था, यही वो 2% वाली आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, लगातार जमे बैठे हैं। देखिए, दिल्ली और गुजरात दोनों की बात अलग है। दिल्ली के अंदर आप सबको पता है 2014 में किस तरह से लोगों को गुमराह करके एक आंदोलन खड़ा किया गया। आज कहां है वो आंदोलन वाले? आधे भारतीय जनता पार्टी में, आधे अपनी दुकान खोल के आम आदमी पार्टी की बैठ गए। उस लहर का फायदा उनको उस तरफ मिला था। गुजरात के अंदर हमेशा दो ही पार्टी चलती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। गुजरात की प्रजा को लेकिन ये मुफ्त वादों से कहीं दिक्कत है क्या कांग्रेस पार्टी को? गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुफ्त वादों से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए, किसी के मुफ्त वादों से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुझे 2 में कंप्लीट कर लेने से पहले, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने आ सकती है, उसका खुद का मैनिफेस्टो लेके आती है। सवाल ये है कि प्रजा, जनता उसे कितना पसंद करती है, जनता को उस पर कितना भरोसा बैठता है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछले चुनाव देखिए, जिस पार्टी को 2% वोट मिले, जिसे महज एक वोट कटुआ पार्टी यहाँ कहा जा रहा है, उस पर प्रजा को कितना भरोसा होगा, उसको जनता उसको कितना पसंद करेगी, उसके ऊपर बात आएगी। बाकी मुफ्त के वादों की यहाँ पर कितने भी बात करें, ये बहुत गुजरात है, गुजरात की जनता है, बहुत गुजराती में कहती समझदार प्रजा है, ये उसको सब समझ में आता है। तो इन्होंने इस बार मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी घर जा रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, और ये आम आदमी पार्टी की 0 सीट भी नहीं आएगी गुजरात में। ठीक है हरीश झाला साहब, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी इस तरीके के वादों में यकीन नहीं रखती है। मुझे कुछ याद आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ चुनावी वादे किए हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो गुजरात में कुछ मुफ्त वो भी करेंगे। जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप कुछ कह रहे हैं, उन्होंने वादे किए हैं कि वो भी 300 यूनिट फ्री देंगे, बिल्कुल, वो भी अनएम्प्लॉयड को भत्ता देने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने कोई आप करेक्ट कर दीजिए। नहीं बोला है आपको हरीश सर, माफ कीजिए, आप करेक्ट कर दीजिए। जी आप करेक्ट कीजिए, बोलिए। नहीं, मैंने आपको क्लियर ये बोला है, कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेके आ सकती है, अपनी विचारधारा लेके आ सकती है। जनता के ऊपर है, उसके ऊपर कितना भरोसा है उसे। ठीक है, आप ये नेशनल टीवी पे गलत बात मत कीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि आम आदमी की पार्टी की मुफ्त योजना पे उनको मतलब आप स्वागत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी को हक है, वो इस तरीके के वादों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। किसी पार्टी को हक है, हर पार्टी को हक है। ठीक है। हिमांशु ठक्कर साहब, वायदे कर रही है। हिमांशु ठक्कर साहब, आप पर जो आरोप लग रहा है वो ये कि अब तक जो लाइन खिंचती थी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या दक्षिण की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उस लाइन को आपने 4 गुना लंबा खींच दिया है। पार्टी की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लीजिए। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा 2 सीटों से शुरू की थी। आज उनको 42 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो तरक्की से आगे बढ़ रही है और लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। आज लोगों को सुविधाएं देना, दुनिया के अराउंड 40 कंट्रीज है जो रिच कंट्रीज में आते हैं, वो भी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री में देते हैं, वो हमसे काफी सुपीरियर है। तो ये कोई रेवड़ी नहीं है। अब गुजरात में कैसे होगा? तो गुजरात में जो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है पूरा, आप 50% से ज्यादा करप्शन चल रहा है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन इतना बढ़ गया है कि उसको अगर कर्टेल किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। अरविंद केजरीवाल जी IIT स्कॉलर है, इंजीनियर है, 2 स्टेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो वो तो किराए के दिमाग में तो ये बता लेते हैं। दूसरी बात, किसी को ये मुफ्त की रेवड़ी बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने सारे वही वादे गुजरात में किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से कुछ नहीं देना है। हिमाचल में जाके 125 यूनिट बिजली फ्री देनी है। तो गुजरात की जनता ये समझ चुकी है कि 27 साल से यहाँ शासन दिया, लोगों ने भरोसा किया और उनको फ्री बिजली गुजरात को नहीं देनी है, हिमाचल को देनी है। आज जितने भी वादे किए थे वो किसी पे भी खरे नहीं उतरे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री सब गुजरात में है। सबका पसीना छूट गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। कांग्रेस वाले मेरे साथी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं उनको बता दूं कि सरकार आपकी ही है। आपके आधे से ज्यादा एमएलए आज भी कमलम में बैठे हुए हैं। ठीक है तो कांग्रेस को सरकार हिमांशु जी जो आप कह रहे हैं, हिमांशु जी जो कह रहे हैं अवधेश सर, उसका सीधा मतलब ये कि जो हरीश झाला साहब कह रहे थे कि लोगों को बताना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा, हिमांशु जी कह रहे हैं कि देखिए राज्य में 50% जो पैसा है बजट का वो तो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी आएगी करप्शन रोक दिया जाएगा और वो जो पैसा बचता है वो आम लोगों को दिया जाएगा 30,000 रुपए औसतन महीने के लिहाज से। क्या अवधेश सर आपको लगता है कि गुजरात में इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ भी विश्लेषण हो लेकिन फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा जरूर है? कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं गुजरात में जहां मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरे हैं। अवधेश सर देखिए, अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं उनकी घोषणाएं बड़ा मुद्दा बनती ही है। ये अलग बात है कि उसके आधार पर वोट कितना मिलता है। देखिए, जो बात अभी आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपको याद होगा कि यही बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली के संदर्भ में कहते थे कि यहाँ के पैसे तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, उसको बचा लेंगे और हम सब कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जो हालत है, यही बात पंजाब के संदर्भ में कह रहे थे। देखिए, कहने में वो तो कहते हैं कि दिल्ली स्टेट घाटे में नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर स्कीम्स भी चला रहे हैं और उसके बाद भी दिल्ली स्टेट घाटे में नहीं है। ऐसा है अनुराग जी, दिल्ली तो स्टेट कोलैप्स कर चुकी है। वो आने वाले समय में पता चलेगा, जब पिछले 8 साल में आप देखेंगे कि सड़कों की जो बाउंड्री है उस पर एक पेंट तक नहीं हुआ है। शीला दीक्षित के जाने के बाद 80% बसेस डीटीसी की खराब पड़ी हुई है। जो एसी बसें थी वो बंद पड़ी हुई है। आप मेट्रो पर चले जाइए, गंदगी का अंबार है। जितने बिजली के बॉक्स है वो सब जंग लग के गिर रहे हैं। जो जल की योजनाएं हैं, जिसके वो पाइप है वो पुराने, जब आप काम ही नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ना, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 8 साल में किसी एक सरकारी भवन पर कहीं कोई पेंटिंग करवाया हो, कहीं किसी की कोई एक भवन बनवाया हो? तो जब आप काम नहीं करेंगे तो खर्च तो ऐसे ही आएगा, इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन ये जो बता रहे हैं, अब देखिए गुजरात में 36,000 करोड़ का करीब बजट घाटे का इस समय है। जो ये सब घोषणाएं कर रहे हैं, आपने खुद कहा है और मोटा मोटी बताया जा रहा है कि 25 से 30,000 पर परिवार या पर पर्सन के हाथ में चला जाएगा। तो ये क्या आकाश से उतरेगा? मेरा अपना कहना है, देखिए पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से मांगा था कि इस पर क्या मत है, क्योंकि चुनाव आयोग का बयान ये था कि इसके बारे में इसका वित्तीय समायोजन कहां से होगा, इसकी अपर्याप्त सूचना है और इसके अवांछित प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसलिए हम इसको जारी नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए पार्टियां अपना मत बताए। उसमें बीजेपी ने कहा कि हम फ्री बीज के बदले लोगों की क्रय क्षमता बढ़े, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े, उनकी ताकत बढ़े, इसकी नीति को हम समर्थन करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें तो समझ में आती है। चलो, राशन देने से भी कितनी समस्या है। आज 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए चावल का एक प्रभाव देख लीजिए कि हर सरकार को किसान की टोटल उपज खरीदने की नौबत आ रही है, क्योंकि वो बिकेगा कहां किसान का? तो ये देश कहां जाएगा इस ढंग से? आम आदमी पार्टी के पास चूंकि विजन नहीं है। देखिए, जब आपके पास दूरगामी दृष्टि होती है तो आप दूरगामी दृष्टि से तब चिंता करते हैं, फिर उस प्रकार से घोषणाएं करते हैं। जब आपके पास दूरगामी योजना की कमी हो जाती है विकास की, चाहे मानव विकास हो, आर्थिक विकास हो, तब आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। हिमांशु ठक्कर, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी, अनुराग जी, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने इतने समय तक राज किया, वो भी इस समय आम आदमी पार्टी के कंपटीशन में खड़ी हो गई है। ऐसा पहले नहीं होता था। ठीक है, वो भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन हिमांशु ठक्कर जो आरोप यहां पर लगा रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी, वो कह रहे हैं कि विजन की कमी है, सिर्फ प्रचार करने भर से काम नहीं चलेगा। आप बताइएगा कि आपके पास विजन क्या है फ्रीबीज देने के साथ गुजरात को कर्ज में ना डुबाने के लिए। लेकिन उससे पहले हरीश झाला साहब, ये जो हम व्यवहारिक और आदर्श की बात कर रहे थे, सर क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के ये चुनावी वादे कुछ पॉकेट्स में एक बड़ा मुद्दा है, वोटर्स इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं? देखिए अनुराग जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि मुफ्त की चीज कोई इनकार नहीं करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। मैं ये मानता हूं कि मुफ्त की चीज को लेकर वोटिंग बढ़ सकता है आपके लिए, उसमें कोई शक नहीं है।
वही लोग नहीं करेंगे वोट जो कमिटेड वोटर्स है फॉर बीजेपी और कांग्रेस। जो फ्लोटिंग वोट्स है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाले हैं, उस वोट्स में ज्यादातर वोटर्स आपकी ओर बढ़ सकते हैं। ये फ्री की बिजली, 1000 स्टाइपेंड, महिलाओं को 3000 रुपया महीना देना, ये बातें आकर्षित कर सकती है। किसको पैसे नहीं चाहिए इस महंगाई में, तो वो वोट ला सकती है। सवाल ये है क्या वो वोट आम आदमी पार्टी की सीट में कन्वर्ट कर पाती, इतने वोट्स आते हैं या नहीं? ठीक है, लेकिन राजेश जी अंतर कहां है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में? गुजरात में अंतर कहां है? जैसा हरीश झाला साहब कह रहे थे कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली आप भी दे रहे हैं, आपने भी कह दिया कि हम 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएंगे लोगों का। गुजरात में आप कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। गुजरात में आपसे भी तो लोग पूछेंगे ना कि ये 500 रुपए का सिलेंडर और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज क्या आप छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, क्या आप राजस्थान में दे रहे हैं? अगर वहां नहीं दे रहे हैं तो गुजरात पर यह दिव्य दृष्टि क्यों है आपकी? अलग अलग तासीर होती है। जो हमने दिल्ली राजस्थान में जो वायदे हमने किए थे वो वायदे हमने पूर्ण किए। जो वायदे हमने छत्तीसगढ़ में किए थे वो वायदे हमने छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण किए। अब जो गुजरात में हम वायदे करने जा रहे हैं वो भी हम पूर्ण करेंगे। बात यहाँ समझने की जरूरत है। आप कब से अभी आप बात कर रहे थे गुजरात के अंदर इस सब चीजों की जरूरत कहाँ है? लोगों में पिछले 27 साल से जिस तरह से गुजरात की प्रजा महंगाई का मार, रोजगार, युवाओं का रोजगार जिस तरह से परेशान हो चुकी है, किसान यहाँ पर दुखी है, महिलाओं का घर का बजट खो चुका है, या गुजरात की प्रजा जो है भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। और जब गुजरात के अंदर परिवर्तन की लहर आ चुकी है, यहाँ पर एक परिवर्तन निश्चित है इस चुनाव के अंदर, तब हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर जाती है। हमने प्रजा से कुछ वायदे किए हैं, हमें पता है ये महंगाई है। कांग्रेस के शासन में यही क्रूड ऑयल पूरी देश में, पूरी दुनिया में महंगा बिक रहा था, पर देश के अंदर 70 रुपए मिल रहा था। ठीक है, तो क्या मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद करूं कि कांग्रेस पार्टी के पास विजन है क्या कि 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, 300 यूनिट बिजली या 500 रुपए का सिलेंडर कैसे देंगे, कहां से पैसा जुटाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने कोई रोड मैप तैयार किया है क्या? मानकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी कैसे जुटाएगी ये पैसा? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पास रोड मैप है और उसी तरह से जाएगी। जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में किया है, जिस तरह से राजस्थान में किया, उसी तरह से हम गुजरात के अंदर भी करेंगे। और हम कोई नई पार्टी नहीं है जिसे सरकार चलाना नहीं आता है। हमने 70 साल तक सरकार चलाई है देश के अंदर, देश को खूब प्रगति कराई है। और गुजरात के अंदर भी इतने सालों तक सरकार चलाई हुई है। हमने गुजरात का भी जीडीपी रेट 18% किया था हमारे सत्ता के अंदर। तो हमें पता है सरकार किस तरह से चलना है, हम हमारी पॉलिसी किस तरह से अप्लाई करते हैं, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है। हिमांशु जी देखिए, वो कह रहे हैं हमारे पास तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, हमारे पास विजन है, हम कर देंगे। आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन, कोई रोड मैप है क्या, या सिर्फ वादे पर वादे कर रहे हैं? आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के पास बहुत क्लियर विजन है। भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में जैसे कमलम से कार्यालय बनाए हैं, ऐसे ही स्कूल गुजरात में बनाना, ताकि नई पीढ़ी का भविष्य अच्छा बने, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनको नौकरी मांगने नहीं जाना पड़े, वो बेरोजगार नहीं रहे। तो ये लोगों को इससे बड़ा विजन क्या हो सकता है? विश्व दुनिया के अखबारों ने दिल्ली की स्कूलों का जिक्र किया है, तो इससे बड़ा विजन हो ही नहीं सकता। अगर एजुकेशन ठीक कर दोगे आप तो अपने आप सारी बीमारियां निकल जाएगी। और कांग्रेस वाले मेरे साथी को मैं बताना चाहूंगा, ये सारी प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं। तो 27 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी इतना करप्शन कर रही है, इतना मतलब शासन गंदी तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देने में भी फेल गई है। वो चाहते तो 2017 में भी सरकार बना लेते, ज्यादा दूरी नहीं थी, बस जितने सारे एमएलए मतलब दिख गए और वहां चले गए। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जो पहले कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी की भी टीम कुछ कह रहे हैं, राजेश जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हर इलेक्शन में कांग्रेस ने हमेशा प्रजा का साथ देकर मजबूती से विपक्ष का रोल निभाया है, पर चुनाव जब भी आता है तब भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई बी टीम यहाँ पर गुजरात में आ जाती है। पीछे हिमाचल में आपने क्या किया? ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, अवधेश सर, क्या गुजरात का विधानसभा चुनाव एक तरफ गुजरात मॉडल पिछले 27 साल का बनाम ये लोक लुभावन वादे, ये है, या चुनाव कुछ और है? नहीं, देखिए चुनाव कभी एक मुद्दे पर नहीं होता है। विधानसभा, एक सेकंड
देखिए 27 लोगों ने वर्ष मूड के बना दिया भारतीय है। जनता एक सेकंड एक सेकंड, केवल अवधेश सर की आवाज, केवल अवधेश सर, मैं आऊंगा आपके पास। अवधेश सर, 27 वर्ष तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासन एक बड़ा मुद्दा है ही है, लेकिन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा स्वयं नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार भी है, केंद्र के द्वारा किए गए काम भी है, सुरक्षा व्यवस्था भी। आप देख रहे हैं बीजेपी कह रही है कि हमारे शासन में एक दंगे नहीं हुए, पहले कैसे कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू मुक्त हमारा शासन है। तो ये सारी बातें वहां है, इसलिए गुजरात का इस समय का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस और खासकर आम आदमी पार्टी ने उसमें फ्री बीज का राग छेड़ा है, लेकिन उसका असर जहां तक मेरी उस रूप में नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी समझ रही है कि दिल्ली में हो सकता है, लेकिन उसका असर है। उस पर बहस शुरू हुई है गुजरात में कि क्या, और आप उस बहस का ही परिणाम है कि हम लोग भी यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं कि ये फ्री बीज कब तक चलेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियली कोई भी फ्री बीज आपको चुनाव जीता सकता है, लेकिन वित्तीय रूप से इसको अस्थायी रूप से जारी करना संभव नहीं होता है। तो वहां के लोग इस पर भी बहस कर रहे हैं, गुजरात के अखबारों में, टीवी पर बहस हो रही है और लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा गुजरात के पत्रकार बता रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ संख्या होती है जो इसकी ओर आकर्षित हो जाती है, लेकिन गुजरात का चुनाव इस बार भी मुख्य मुद्दा गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र की सरकार, केंद्र की नीतियां, प्रदेश सरकार की नीतियां, ये महत्वपूर्ण है। इनके समानांतर जो कुछ घोषणाएं हो रही हैं उनको भी जनता अपने लेकिन अवधेश सर देखिए, आपके आलोचक ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि जब संसद या विधानसभा में विधायक या सांसद अपनी पेंशन, वेतन, भत्ते बिना किसी फाइनेंशियल रिपरकेशन को ध्यान में रखते हुए एक झटके में सर्वसहमति से पारित करा सकते हैं, तो इस वेलफेयर स्टेट में लोगों के लिए फैसले उसी संसद या विधानसभा से क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वेलफेयर स्टेट में वेलफेयर के फैसले आम आदमी के पास जेब में पैसा ना जाए, विधायक और सांसद के पास चला जाए, ये कैसा वेलफेयर स्टेट है? ये भी आरोप एक पक्षीय हो जाता है। मैं तो मानता हूं सांसदों, विधायकों के पास भी जितने काम है और जितनी जनता के वो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी मिलना चाहिए, जनता को भी मिलना चाहिए, लेकिन वेलफेयर में और मुफ्त देने में अंतर होता है। वेलफेयर का मतलब यह है कि शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, लोगों को सही समय पर सही रेट पर यातायात उपलब्ध हो जाए, उनके प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सही सिस्टम खड़ा हो जाए। लोगों के लिए वेलफेयर का मतलब है कि वो निश्चिंता से सोए, बाकी उनकी समय समय पर राहत की जो व्यवस्था होती है वो हो जाए। लेकिन वेलफेयर का मतलब ये नहीं होता है कि हम गैस का रेट जो है आपको आधा कर देंगे, सरकारी खजाने से भर देंगे, हम बिजली आपको मुफ्त दे देंगे। ये वेलफेयरिज्म नहीं है। ये वर्ल्ड में वेलफेयरिज्म के कंसेप्ट में ये कहीं नहीं आता है। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, लोग अपने पैरों पर खड़े हो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, आर्थिक आय की व्यवस्था हो, वो उनको जिसको बोलते हैं कि ये गरिमा में जीवन जिए, उनके लिए सरकारें व्यवस्था करे, नीतियां बनाए, लागू करिए, वेलफेयरिज्म है। ठीक है, राजेश सोनी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी। अभी अवधेश कुमार जी ने आज ये डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कमी हमें महसूस नहीं होने दी है, उनकी तरफ से जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई अतार्किक बात उन्होंने कही हो तो बताइए आप। कोई बात ऐसी जो फैक्चुअली उन्होंने गलत कही हो तो आप बताइए। ऐसे व्यक्तिगत प्रशिक्षण से बचना चाहिए। क्या है, 4-4 हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, नशीली शराब से लोग मर जा रहे हैं। हम बात फ्रीबीज की कर रहे हैं, उसमें पक्के लोग पकड़े नहीं सर, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। आप कौन से कायदे व्यवस्था की बात कर रहे हैं? गुजरात की हालत है, एक लड़की का गला काट दिया जाता है। आप जो कह रहे हैं वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज वो बहस का मुद्दा नहीं है। आज हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। हमने इन मुद्दों पर पहले भी चर्चा की है। नहीं चाहता था, ये तो राजकीय विश्लेषक ने उन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश जी थोड़ा सफाई दीजिए सर। ऐसा है, देखिए मैं पर्सनल व्यक्तिगत हमले का कभी कोई सफाई नहीं देता हूं जी, क्योंकि आजकल पार्टी प्रवक्ताओं में हो गया है कि जिसके विरुद्ध थोड़ा भी मत जाएगा वो हमला करते, उस पर फंसेंगे तो बहस नहीं कर पाएंगे। हाँ। जो बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो बातें वहां ड्रग पकड़े गए हैं, जहरीली शराब में लोग मरे हैं, वो सारे मुद्दे होते ही है, वो सरकार का फेलियर है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन हम लोग अभी जिस विषय पर बैठे हैं और कांग्रेस में यह क्षमता होनी चाहिए कि उसको इशू बनाए। कांग्रेस, अरे सर ऐसा है कि गुजरात में तो कांग्रेस, सुनिए, गुजरात में तो कांग्रेस चुनाव प्रचार में दिख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मौन रूप से मौन हो गई है। ऐसा लग रहा था गुजरात में कांग्रेस मौन है।
राहुल गांधी के जाने के पहले कांग्रेस दिखी नहीं थी, कौन सा के बाद दिखी है? आपको हमने थोड़ा सा क्या छेड़ दिया, आप तो चिल्लाने लगे। नहीं, कोई नहीं चिल्ला रहा है, कोई नहीं चिल्ला रहा है राजेश सोनी। और मैं आपको बता दूं कि अवधेश कुमार जी देश के चुनिंदा सीनियर जर्नलिस्ट में से एक हैं, कई विधानसभा लोकसभा चुनावों को कवर किया है, लंबा अनुभव है। और जो बात आप लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं राजेश जी, आज हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर आज हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे होते तो बीजेपी के प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजस्थान के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे होते। राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। वो गिना रहे होते कि कांग्रेस किस मुंह से गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रही है। हम विषयांतर नहीं होते हैं, माफ कीजिए, हम विषयांतर नहीं होते, फ्रीवीज पर फोकस्ड हैं, वहीं पर रहते हैं। हिमांशु जी फ्री बीज है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजरात की जनता करोड़ों खरबों रुपये का टैक्स देती है। सुबह उठते ही जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वहां से लेके पूरा दिन पेट्रोल डीजल, आप देखिए हर तरफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस करोड़ों खरबों रुपये में गुजरात की जनता देती है। सोते हैं तब भी पंखा चला होता है, एसी चला होता है, तब भी हमारा जीएसटी तो चालू ही होता है। तो आप समझिए जनता को अपने जो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट में से, उसमें से कुछ चीजें, कुछ पार्ट अगर इसके रिटर्न के तौर पे किसी के तौर पे वापस किया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? ठीक है। हरीश झाला साहब, फाइनल कमेंट आपसे। हमने देखा था सर, बराक ओबामा ने ओबामा केयर लॉन्च किया था, हेल्थ केयर, और उसके बाद दोबारा सत्ता में आ गए थे। सुपर पावर अमेरिका में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का चुनाव भी इस तरीके की फ्रीबीज के आधार पर हुआ था। 2022 के गुजरात चुनाव में फ्रीबीज क्या कोई बड़ा मुद्दा आपको नजर आता है या नहीं? मुद्दा है पर बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट में पोलराइजेशन के साथ साथ नैरेटिव्स भी लोग ही क्रिएट करते हैं पार्टी लाइन के ऊपर। जैसे इन्होंने 600 यूनिट फ्री देने की बात की और बीजेपी ने नैरेटिव लॉन्च किया कि भाई हम गुजराती, हम देने में मानते हैं, लेने में नहीं, तो जो पूरा उनका हार्डकोर फैन फॉलोअर्स है उन्होंने भी ये नैरेटिव शुरू कर दिया। तो उसका असर नेगेटिव करने की पूरी यहाँ न्यूट्रलाइज करने की पूरी यहाँ कोशिश की जा रही है, पर इसका असर रहेगा वोटिंग के ऊपर, ये तय है। ठीक है, फ्रीबीज का या वादों का, इस तरीके के लोक लुभावन वादों का असर गुजरात विधानसभा चुनाव में रहेगा, ये तय नजर आता है तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट को, और प्रवक्ताओं की अपनी अपनी दलील है। लेकिन देखना होगा कि नतीजों में यह असर किस तरीके से अपनी छाप छोड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए।